वेलकम स्टूडेंट। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं वाली यूनिट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर फर्स्ट में हमने बात कर ली थी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या है, गुणित अनुपात का नियम क्या है। गुणित अनुपात में हमने क्वेश्चन भी कर लेती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं गुणित अनुपात के नियम पे कि कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और टिपिकल टाइप का। चलो देख लेते हैं इसको। ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट हमने उसको अच्छे से देखें और फिर जब लेक्चर 2 पे आए लेक्चर फर्स्ट को पहले अच्छे से देखिएगा, ठीक। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन के 2 ऑक्साइड ए तथा बी में निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं और दे रखा है कि एनटीपी पर 22.4 लीटर आयतन पर नाइट्रोजन का भार कितना है, 28 ग्राम। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। कैसे क्या पूछा जा रहा है, गुणित अनुपात पे एक क्वेश्चन है। 4.4 ग्राम ए ऑक्साइड में, ए का मतलब ए ऑक्साइड में 2.24 लीटर नाइट्रोजन तथा 60 ग्राम बी, जो बी ऑक्साइड है, पता नहीं नाइट्रोजन ऑक्सीजन का उसमें भार क्या है, ये मतलब 2 ऑक्साइड है, एक तो ए और एक बी। 60 ग्राम बी ऑक्साइड में 22.4 लीटर नाइट्रोजन एनटीपी पर क्या है, उत्पन्न होती है, उत्पन्न क्या है, उत्पन्न करता है। तो सिद्ध करो कि ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम का क्या कर रहे हैं, पालना कर रहे हैं। देखो कैसे, बहुत कठिन लग रहा है ना कैसा सवाल, लेकिन बहुत सिंपल है। सीखते ही हैं पहली बार में तो मैं भी नहीं सीख के आया दुनिया में, मैंने भी सीखा, तो आप भी सीखिएगा ना। ऐसा ना कि यार कितना टफ है, लेकिन सीखेंगे तो आराम से होगा। देखो कैसे, एक तो कौन सा ऑक्साइड है, ए, दोनों अलग लिख लो। एक ऑक्साइड क्या है, बी। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब 2 तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की स्थिर मात्रा के साथ संयोग जब करती है तो जो भिन्न भिन्न तत्व की जो मात्रा होती है, जिस तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा होती है उसके द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, एक सरल अनुपात या क्या होता है, एक पूर्ण अनुपात होता है, ठीक है। अगर एक की स्थिर नहीं है तो एक की स्थिर कर लो, फिर दूसरे को उसके उपलक्ष्य में देख लो। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल, इससे पहले जो एग्जाम्पल किया था लेक्चर फर्स्ट में, वैसे ही किया था। चलो देखते हैं। ऑक्साइड ए में अगर मैं देखूं, ए में प्राप्त नाइट्रोजन का आयतन क्या है, प्राप्त नाइट्रोजन का आयतन देखो, प्राप्त नाइट्रोजन का आयतन है भाई साहब 2.24 लीटर, यही है 2.4 लीटर। तो प्राप्त नाइट्रोजन का भार निकाल सकते हैं क्या हम लोग, प्राप्त नाइट्रोजन का भार कैसे निकालेंगे। मुझे पता है कि 22.4 लीटर पर नाइट्रोजन को ऐसे लिख रहा हूं, 22.4 लीटर पर नाइट्रोजन का भार कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 28 ग्राम दे रखा है, 22.4 लीटर पर नाइट्रोजन का भार। तो ऑक्साइड में नाइट्रोजन कितनी उत्पन्न हो रही है, 2.24, तो 2.24 लीटर पर नाइट्रोजन का भार क्या होगा, पर नाइट्रोजन का भार क्या करोगे, 2.24 बटा 22.4 इंटू क्या कर दोगे, 28 वज्र गुणा, ये इससे गुणा और ये नीचे आ जाए 22.4। इसको जब आप हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.8, अरे नीचे 2, ऊपर तो 2 पॉइंट के बाद तो 100, नीचे 1 है तो 10, तो 100 से 10 कटी तो नीचे 10, तो 2 28 में 10 का भाग देंगे तो 2.8 आ गया। ये प्राप्त नाइट्रोजन का क्या आ गया, भार आ गया। मुझे पता है कि ऑक्साइड ए का भार कितना है, ऑक्साइड ए का कितना दे रखा है, 4.4। नाइट्रोजन का कितना आया, 2.8। तो इससे हम ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं कि ऑक्साइड में एक तो कौन है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, तो एक तो नाइट्रोजन है और एक कौन ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन का आ गया और ऑक्साइड का दे रखा है तो ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं क्या, कि ऑक्सीजन का भार क्या होगा, 4.4 में से क्या घटा दो, 2.8, तो ये 1.6 के आसपास आ जाएगा ग्राम। बी में देखो, बी में प्राप्त नाइट्रोजन का आयतन कितना है, प्राप्त नाइट्रोजन का आयतन, वॉल्यूम, आयतन को वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, कितना है 22.4। ऑक्साइड बी में जिसका भार 60 ग्राम है उससे ये है 22.4। तो प्राप्त नाइट्रोजन का भार कैसे निकालेंगे, प्राप्त नाइट्रोजन का भार कैसे निकालेंगे, इसको हमको निकालना है। मुझे पता है कि 22.4 लीटर वॉल्यूम पर नाइट्रोजन का भार कितना दे रखा है, 28 ग्राम, वही सेम। तो 22.4 पे तो इतना है और इसमें भी ऑक्साइड में भी कितना है नाइट्रोजन का आयतन, 22.4, इसमें तो कितना था 2.24, अरे 22.4 नाइट्रोजन लीटर आयतन पर नाइट्रोजन का भार कितना है, 28 ग्राम, और ऑक्साइड ए में कितना दे रखा है नाइट्रोजन, 2.24, या 22.4 लीटर नाइट्रोजन का आयतन भार, इस आयतन में नाइट्रोजन का भार कितना होता है 28 ग्राम, और इसमें भी ऑक्साइड में भी नाइट्रोजन का आयतन कितना दे रखा है 22.4, तो यहाँ पे भी क्या लगेंगे 22.4 लीटर पर नाइट्रोजन का
भार क्या हो जाएगा 22.4 बटा 22.4, अरे जितना इस पे उतना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 28, ऐसे तो करते हैं चूंकि इसलिए में, चूंकि ये इतना है तो इसलिए ये इसको इससे मल्टीप्लाई और इसका क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। 22.4 से 22.4 कट जाएगी तो प्राप्त नाइट्रोजन का भार क्या आ जाएगा 28 ग्राम। मुझे पता है कि ऑक्साइड बी का भार कितना है 60, ऑक्साइड बी का, तो उसमें नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, तो नाइट्रोजन क्या आ गया 28, तो ऑक्सीजन का क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा 60 माइनस क्या 28, तो क्या आ जाएगा 32 ग्राम आ जाएगा। अब ये कैसे फॉलो करे गुणोत्तर अनुपात के नियम को, तो देखो क्या किसी का एक का भी नियत है क्या, इसमें नाइट्रोजन का 2.8 है और ऑक्सीजन का कितना आया 1.6, इसमें नाइट्रोजन का कितना आया 28 और ऑक्सीजन का कितना आया 32, तो गुणोत्तर अनुपात का नियम तो लग ही नहीं था, क्योंकि गुणोत्तर अनुपात के नियम में एक की निश्चित मात्रा दूसरे के भिन्न भिन्न द्रव्यमान के साथ संयोग करती है। तो मैंने क्या कहा, जब ऐसी कंडीशन आ रही है कि दोनों के द्रव्यमान में से किसी का एक का निश्चित नहीं है तो एक का क्या कर लो, निश्चित कर लो। देखो मैं मिटा रहा हूं ऊपर से क्वेश्चन को, मैं माना नाइट्रोजन का कल क्या कर लेता हूं, नियत कर लेता हूं। देखो कैसे, यदि ये आंकड़े देखो, यदि नाइट्रोजन के भार को नियत का मतलब कितना कर लें 2.8 नियत कर लिया जाए या कर ले तो ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का या भारों का अनुपात, तो ऑक्सीजन के भारों वेट का अनुपात 1:2 प्राप्त होता है, जो कि कैसा है, एक सरल अनुपात होता है। लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको समझा देता हूं कैसे। देखो नाइट्रोजन का मैंने क्या कर लिया 2.8 कांस्टेंट कर लिया, इसमें भी और इसमें तो है, तो जब नाइट्रोजन के 2.8 थे ग्राम थे नाइट्रोजन के, तो ऑक्सीजन का कितना था 1.6, ऑक्सीजन का कितना था 1.6 था कि नहीं था। इस वाले में मैंने बी वाले में भी नाइट्रोजन के भार को कितना मान लिया 2.8, जब इसको 2.8 मान लिया तो 28 था, जब नाइट्रोजन का कितना था 32, तो जब नाइट्रोजन का मैंने इसमें भी 2.8 मान लिया तो ऑक्सीजन का भी कितना हो जाएगा इसमें 3.2 हो जाएगा। अरे मैंने क्या कर लिया, पिछले एग्जाम्पल में मैंने ऐसे ही किया था कि नाइट्रोजन का, इसमें नाइट्रोजन को अलग अलग है और ऑक्सीजन के भी अलग अलग, तो एक को कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तभी देखो कि एक की निश्चित मात्रा होती है गुणोत्तर अनुपात के नियम में और एक की क्या होती है भिन्न भिन्न। तो नाइट्रोजन का मैंने निश्चित मान लिया 2.8, तो इसमें तो ऑलरेडी 2.8 है, तो जब नाइट्रोजन के 2.8 ग्राम है तो ऑक्सीजन के कितने 1.6, तो नाइट्रोजन के जब 28 ग्राम थे तो कितने थे 32, तो जब नाइट्रोजन के 2.8 होंगे तो ये कितने हो जाएंगे 32 की जगह 3.2 ग्राम हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या आएगा, एक तो क्या है 1.6 और एक क्या है 3.2, इसको आप जब सॉल्व करोगे काटोगे तो क्या आएगा 1:2 आएगा। इसीलिए ये जो आंकड़े दिए गए थे इस एग्जाम्पल में, ये गुणोत्तर अनुपात के नियम को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि जब नाइट्रोजन की मात्रा को नियत कर लिया जाए तो ऑक्सीजन की जो भिन्न भिन्न मात्रा है उसके द्रव्यमानों का अनुपात द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा, एक सरल अनुपात या क्या होगा, एक पूर्ण अनुपात होता है। आया समझ में, नहीं आया तो रिवर्स करके देख बार वीडियो को अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम, चलो इसको मिटाता हूँ। अगला रूल हम देखते हैं, अगला नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या इसको बोलते हैं तुल्य अनुपात का नियम। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल इसको इंग्लिश में बोला जाता है। क्या होता है चलिए, ठीक है, गुणोत्तर अनुपात की डेफिनेशन को दिमाग में रखें, उसके आधार पर देखें। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल था, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वापस इसको करके देखें तो आराम समझ में आ जाएगा। पेन कॉपी साथ में रखो और वीडियो को पॉज कर लिया करें। ठीक है, नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे लेकिन मेहनत साथ में ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक बार तो लिखना तो अच्छा रहता है कि नहीं रहता। अगला जो रूल है वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसको तुल्य अनुपात का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, लिख नहीं रहे हम लोग। इसको प्रस्तुत किया था रिचर ने। ठीक है, इसको रिस्टर भी बोलते हैं, हिंदी में इसको रिचर बोलते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। इसने एक डेफिनेशन दी, क्या दी, ये कहता है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व
ये इसकी डेफिनेशन में इसको प्रूफ करेंगे, है ना। डेफिनेशन इसने दी, रिचर्ड ने, हमने तो दी नहीं है, लेकिन ये दी है तो क्यों दी है, कैसे इसको एक्सप्लेन करें एग्जाम्पल पे रख के, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करते हैं तो वे तत्व कौन से, जो एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग कर रहे हैं, तो वे तत्व आपस में भी उसी अनुपात या सरल अनुपात में संयोग करते हैं, कंबाइन करते हैं, इंग्लिश में बोले तो संयोग करते हैं। क्या कह रहा है एक बार देखो, डेफिनेशन समझो। ये कह रहा है कि जब दो तत्व किसी एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करते हैं तो उस दौरान जो उनके द्रव्यमानों का अनुपात होता है, कब, जब वो किसी एक तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग कर रहे हैं तो उस दौरान जो उनके द्रव्यमानों का अनुपात होता है, और जब वे आपस में ही संयोग करते हैं उस टाइम जो उनके द्रव्यमानों का अनुपात होता है वो या तो उनके बिल्कुल समान होता है या उनका पूर्ण गुणा या क्या होता है, सरल अनुपात होता है। जो एग्जाम्पल बताऊंगा, देखो कैसे। मेरे पास एक तो है कार्बन और एक है सल्फर। जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ, माना किसके साथ संयोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो बनाएगा क्या, CO2, और जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा तो क्या बनाएगा, SO2। मैं जानता हूं या नहीं जानता तो मैं बता रहा हूं, कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12, ऑक्सीजन एटम का होता है 16 ग्राम और सल्फर का होता है 32। ठीक है, अगर एटम है तो एटॉमिक द्रव्यमान कि कार्बन एटम का होता है 12, ऑक्सीजन परमाणु का 16 और सल्फर का होता है 32। आगे और बात करेंगे द्रव्यमान पे, परमाणु वेट पे, परमाणु द्रव्यमान पे क्या है, अभी इतना समझे। ठीक है, देखो इसमें मैं क्या कह रहा हूं, जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं तो इनमें अनुपात क्या है, इसमें क्या, एक तो क्या बनेगा, जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो क्या बनेगा CO2, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ करेगा तो क्या बनेगा SO2। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमानों का अनुपात क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16, यहाँ कितने 2 तो कितना हो जाएगा 32। एक सल्फर का क्या होता है 32, एक ऑक्सीजन एटम का 16, यहाँ कितने 2 तो क्या हो जाएगा 32। जब ये आपस में संयोग करेंगे तो ये बनाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 बनाते हैं। ठीक है, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है तो CO2, सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ कर रहा है तो SO2, और जब ये आपस में ही कर रहे हैं तो क्या बनाते हैं, CH2 बनाते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, इसको बोला जाता है। इसमें क्या अनुपात होगा, कार्बन कितना है CH2 में 1 तो क्या 12, सल्फर कितने हैं 2, एक सल्फर S सल्फर एटम होता है, परमाणु क्रमांक इसका 16 होता है, परमाणु क्रमांक आगे और बात करेंगे। एक सल्फर का 32 होता है द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी बोल सकते हैं। तो 2 का कितना हो जाएगा 32 दूनी 64। ये कब है, जब ये आपस में संयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, देखो दो तत्व कौन, कार्बन और सल्फर, किसी तीसरा तत्व कौन सा, ऑक्सीजन के निश्चित द्रव्यमान के साथ, इसमें भी ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 32 और इसमें भी ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 32। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान निश्चित है क्या, यहाँ कार्बन का है और यहाँ सल्फर का, लेकिन दोनों में ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या है, निश्चित है। तो कह रहा है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करते हैं, ठीक है, उस दौरान जब वो अलग अलग संयोग कर रहे हैं, अलग अलग संयोग कर रहे हैं ऑक्सीजन से, उस टाइम उनके जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो क्या आएगा, मतलब जब अलग अलग संयोग कर रहे हैं तो उस टाइम कार्बन का द्रव्यमान और सल्फर का द्रव्यमान कितना आएगा, 12 अनुपात क्या 32। अरे जब अलग अलग संयोग कर रहे हैं तो इसमें कार्बन का कितना है 12 है और सल्फर का कितना है 32, तो 12 अनुपात 32। जब वे आपस में ही संयोग कर रहे हैं, कौन, जो ये किसी एक निश्चित मात्रा के साथ कर रहे थे, वो तो कौन थे, उस कार्बन और कौन थे, सल्फर थे। जब अलग अलग संयोग कर रहे हैं तो उस दौरान द्रव्यमानों का अनुपात, और जब वो आपस में संयोग कर रहे हैं तो उस दौरान द्रव्यमानों का अनुपात या तो समान होता है या उसका क्या होता है, सरल अनुपात के रूप में होता है। तो जब आपस में कर रहे हैं तो द्रव्यमानों का अनुपात क्या आएगा, 12 अनुपात 64। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा भाई, ये 3 अनुपात 8, 4 × 12, 4 × 8 32। इसको जब करेंगे तो क्या आएगा 3 अनुपात
16। तो जब ये अलग अलग ऑक्सीजन से संयोग कर रहे थे, अलग अलग ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा से, तो अनुपात क्या है 3:8। और जब आपस में संयोग कर रहे हैं तो अनुपात क्या आ रहा है 3:16। तो ये इसका पूर्ण गुणज है क्या है, तो देखो 3:8 या 3:16 पूर्ण गुणज है। कैसे निकाला पूर्ण गुणज, क्या करें 3:3/8/3/16 और इसका अनुपात और इसका अनुपात, तो 3 से तो 3 कट के 16 ऊपर चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा 16/8, क्या आ जाएगा 2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा के साथ संयोग कर रहे थे तो उस दौरान द्रव्यमानों का अनुपात 3:8, और जब आपस में संयोग कर रहे थे तो द्रव्यमानों का अनुपात 3:16। इन दोनों का अनुपात कैसा आता है, एक पूर्ण गुणज या क्या होता है, एक सरल अनुपात या वही अनुपात होता है 3:8 और 3:16 का मतलब 2:1 ही हुआ कि नहीं हुआ। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं मैं आपको क्लियर कराने के लिए। देखो चलिए, व्युत्क्रमण अनुपात के नियम क्या याद रखना है, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम को तुल्य अनुपात का नियम भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ उसकी निश्चित द्रव्यमान के साथ या निश्चित मात्रा के साथ संयोग करते हैं तो उस दौरान इन दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात जो भिन्न भिन्न इनका द्रव्यमान है, जो किसी निश्चित के साथ संयोग कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ कर रहे थे कार्बन और सल्फर, तो उस दौरान जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो जब वो आपस में संयोग करते हैं तो उस दौरान जो द्रव्यमानों का अनुपात होता है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात होता है, वो या तो उसके समान ही होता है या क्या होता है उसका सरल अनुपात। जैसे एक एग्जाम्पल ला लूँ मैं लेता हूं सल्फर और क्या ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के साथ संयोग कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ। जब दो भिन्न तत्व किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ, एक तत्व के साथ ये जब संयोग करेगा तो क्या बनाएगा H2S, और जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन संयोग कराएगा तो क्या बनाएगा H2O बनाता है। मैं आपको बता देता हूं सल्फर का द्रव्यमान एक एटम का कितना होता है 32, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन के एक एटम का द्रव्यमान होता है 16। ठीक है, देखो जब ये इससे संयोग कर रहा है तो इसका अनुपात क्या आएगा 2:32, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का कितना होता है, हाइड्रोजन परमाणु का 1, तो 2 हाइड्रोजन परमाणु का कितना हो जाएगा 2, एक सल्फर का कितना होता है 32, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो क्या आ जाएगा 2:16, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का क्या हो जाएगा 2। जब ये आपस में संयोग करेंगे सल्फर और ऑक्सीजन तो इसका क्या आएगा, क्या बनाएंगे आपस में मिलकर ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का एक सल्फर का कितना 32 और एक ऑक्सीजन परमाणु का कितना होता है द्रव्यमान 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो क्या आ जाएगा 32:32। कब, जब ये आपस में सहयोग कर रहे हैं। क्या कहता है व्युत्क्रमण अनुपात का नियम कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ, फॉलो हो रहा है क्या कम एग्जाम्पल पे देखो, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ, निश्चित मात्रा इसमें भी हाइड्रोजन का कितना है 2 और इसमें भी मात्रा कितनी है 2 ग्राम। इसका मतलब जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करते हैं तो उस दौरान जब वो अलग अलग संयोग कर रहे हैं, अलग अलग संयोग कर रहे हैं, उस दौरान जो उनके द्रव्यमानों का अनुपात है, सल्फर का कितना है, अलग अलग जब संयोग कर रहे हैं तो 32, मैं लिख देता हूं यहाँ सल्फर और यहाँ क्या ऑक्सीजन, अलग अलग संयोग कर रहे हैं तो क्या आएगा 32:16, क्योंकि जब अलग अलग संयोग कर रहे हैं तो H2S बन रहा है तो उसमें सल्फर तो कितना है 32 और H2 में ऑक्सीजन कितना है 16, तो यही आएगा, ये क्या आएगा 2:1। और जब वो आपस में ही संयोग कर रहे हैं सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर का भी कितना आया था 32 और ऑक्सीजन का भी कितना आया था 32, तो क्या आएगा 1:1 आएगा। ये कब आया, जब आपस में संयोग कर रहे हैं, और ये कब आएगा जब वो हाइड्रोजन की एक निश्चित मात्रा के साथ संयोग कर रहे हैं। तो ये दोनों अनुपात एक सरल अनुपात है कि नहीं है, ये तो इस जैसा ही, तो इसका देखो, इसको सॉल्व करके देखो, इन दोनों का अनुपात निकालो तो क्या 2/1/1/1, ये क्या आ जाएगा 2:1 ही आ जाएगा। तो जब वो एक निश्चित मात्रा किसी एक परमाणु की निश्चित मात्रा के साथ संयोग कर रहे थे तो उस दौरान जो द्रव्यमान, और जब वो आपस में संयोग कर रहे थे उस दौरान जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो क्या है सरल अनुपात है, यहाँ क्या है पूर्ण अनुपात है। यहाँ जब वो अलग अलग संयोग करते हैं उस दौरान जो द्रव्यमान का अनुपात या परमाणु भार या भारों का अनुपात, और जब वो आपस में संयोग करते हैं वो यहाँ तो उनके समान ही होता है एग्जैक्ट, या उनका क्या होता है सरल अनुपात। जैसे ये 2:1 और 1:1 है तो आपस में इसका सरल अनुपात ही तो है। कैसे डिसाइड किया, ऐसे डिसाइड किया 2:1/1:1 करके, तो ये भी क्या आया 2:1 आया। ठीक है, यही व्युत्क्रमण अनुपात का क्या कहता है नियम कहता है। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमारा फिफ्थ जो लॉ है, जो फिफ्थ जो हमारा नियम है, जो सिद्धांत है, जो रासायनिक संयोग का नियम है, वो है गैलू-सैक का आयतन संबंधी नियम। ये क्या कहता है देखो, फिफ्थ नंबर का, 5वें नंबर का गैलू-सैक का
गैलुसेक का आयतन संबंधी नियम, आयतन संबंधी नियम। ठीक है, ये कहता है कि ताप व दाब की समान परिस्थिति में, पहले डेफिनेशन देखो जो उसने दी है, फिर हम उसको बात करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की। समान परिस्थिति में जब ताप व दाब की समान परिस्थिति में जब गैसीय पदार्थ आपस में मिलकर गैसीय पदार्थ ही बनाते हैं, गैसीय पदार्थ ही बनाते हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात, एक सरल या पूर्ण अनुपात होता है, एक सरल अनुपात होता है। ये केवल गैसियस मॉलिक्यूल पे ही क्या होता है, लागू होता है, क्योंकि गैलुसेक किसके बारे में बात कर रहा है, गैसों के बारे में। और जो आयतन का जो टर्मोलॉजी होती है, जो आयतन जो किस पे कंसीडर किया जाता है, किस पे लागू किया जाता है, गैसेस पे, क्योंकि गैसेस को जिस पात्र में रखते हैं उसका ही आयतन क्या कर लेती है, उसका ही ऑक्यूपाइड कर लेती है। गैसों में क्या है, कोई आपस में आकर्षण होता नहीं है, थोड़ी सी स्प्रे छोड़ी पूरे कमरे में हो जाती है कि नहीं हो जाती। इसका मतलब गैस पे आयतन का डोमिनेंट होता है, आयतन वाला फैक्टर। क्या कह रहा है कि जब ताप और दाब की समान परिस्थिति में जब गैसीय पदार्थ आपस में मिलकर गैसीय पदार्थ ही बनाते हैं, तो उनके जो आयतनों का अनुपात है वो एक सरल अनुपात के रूप में होता है। कैसे? मैं बोलूं H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन भी क्या है, गैसियस फॉर्म में, जी का मतलब ये गैसीय रूप में पाया जाता है। और क्या बनाते हैं ये 2HCl, ये भी किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में। या हाइड्रोजन के कितने मोल दिख रहे हैं, मतलब कोई लग रहा है कि आगे नहीं लगा रहता तो कितना मानते हैं, एक। कुछ नहीं लगा रहता तो क्या मानते हैं, को यहाँ कितना लग रहा है। गैसों के लिए उसको किस रूप में ले रहे हैं, आयतन के रूप में। तो मैं मानूंगा कि यहाँ H2 का कितना आयतन है, एक आयतन है, मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ही तो है। और Cl2 का भी कितना आयतन है, एक आयतन है, एक कुछ नहीं लग रहा तो एक मानेंगे। और HCl के कितने आयतन बना रहे हैं मिलके, दो आयतनों का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। कुछ नहीं है तो एक हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, क्योंकि दो परमाणुओं का मिलकर एक मॉलिक्यूल होता है, एक अणु होता है। Cl2 भी कितना, एक वॉल्यूम, और HCl के कितने आयतन बना रहे हैं, दो आयतन। तो इनका अनुपात देखूं तो क्या आएगा, 1:1:2, और ये क्या कहलाएगा, एक सरल अनुपात कहलाता है। अगर मैं बात करता N2 और H2, ये मिलके बनाते हैं क्या, NH3, ठीक है, अमोनिया बनाते हैं N2 और H2। नाइट्रोजन कितने हैं, दो, इसको बैलेंस करना है तो कितने लगा दो, दो। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, तो यहाँ कितना लगा दो, 3, 3 दूनी 6 ना, हाइड्रोजन के परमाणु तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 3 दूनी के 6। नाइट्रोजन कितने, 2, तो 2 लगा दी, तो 2 नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें देखो यहाँ कुछ नहीं लग रहा है N2 का, तो इसका क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोजन का एक आयतन, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो एक वॉल्यूम। हाइड्रोजन के कितने वॉल्यूम, कितने आयतन, 3 आयतन। मिलके NH3 के कितने आयतन बना रहे हैं, 2 आयतन बना रहे हैं। तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि क्या कहलाता है, सरल अनुपात कहलाता है। अगर मैं यहाँ बात करता कि H2 के 20 लीटर हैं, 20 ml आयतन है, और Cl2 का भी 20 ml आयतन है, इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में, तो HCl का कितना आयतन बनेगा, कितना बनेगा, अरे कितना बनेगा, 40 ml बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ एक आयतन था तो कितने थे, 2 थे, तो 20 होंगे तो कितने बनेंगे, 40 बनेंगे। एक मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से, ठीक है, इसको लिख लो आप, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो आप। एक क्वेश्चन कराता हूँ बढ़िया सा, देखो कैसे होता है। ये यही कह रहा है
कि आयतन के सरल अनुपात में होते हैं। जो भी गैसियस मॉलिक्यूल जब आपस में विक्रय करके गैसीय पदार्थ बनाते हैं तो उनका जो अनुपात होता है वो एक सरल अनुपात होता है। देखो मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन देखो, सिंपल है लेकिन समझने के लिए, अगर समझ नहीं आया तो वो चीज़ कठिन हो जाती है। जब 100 ml मैथेन, मैथेन को बोला जाता है CH4 को मैथेन कहते हैं, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है, मैं इसका सामान्य नाम होता है, हम आगे भी बात करेंगे ऑर्गेनिक में। मैथेन जलती है, मैथेन जलती है तो CO2 एवं जल, कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन जलता है, मैथेन रहते हैं तो CO2 और जल बनती है। CO2 एवं जल बनते हैं, CO2 एवं जल बनते हैं तो O2 या ऑक्सीजन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी, कितने आयतन की आवश्यकता होगी, कॉमा CO2 कितनी बनेगी, CO2 कितनी बनेगी। देखो इसको एक बार, क्या कह रहा है ये, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। जब 100 ml मैथेन जलती है का मतलब किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। कभी भी दहन या जलाना या कंबस्शन भी बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ। मैथेन एक हाइड्रोकार्बन होता है, एक कार्बन है इसीलिए मैथ, और एल्केन में एल लगाते इसीलिए मैथेन को जब हम O2 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, कभी भी हाइड्रोकार्बन का जब दहन कराया जाता है, जलाया जाता है, तो एक तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्वेश्चन में दे भी रखा है, और हम नहीं भी दे रखा तब भी बना सकते थे, ठीक है, और एक क्या बनेगा, H2। ये बैलेंस है क्या रिएक्शन, मेरे को नहीं दिख रही बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो यहां क्या लगा दूं, 2, तब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 2 4, तो यहां क्या लगा दूं, 2। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 इसमें और 2 इसमें, तो 4। हाइड्रोजन कितने, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, कार्बन कितना है 1, तो कार्बन कितना है 1 है। रिएक्शन बैलेंस हो गई। रिएक्शन को पहले बैलेंस करने का तरीका देखा करो, ठीक है। आगे भी हम बैलेंसिंग पे बात करेंगे, अलग से वीडियो भी लाएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ भी थोड़ा बहुत हम लोग समझ सकते हैं। देखो क्या हो रहा है इसमें, अब आप खुद ही देखें, जो CH4 है वो अभिक्रिया कर रहा है O2 के साथ, और जब O2 के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो CO2 बना रहा है और क्या बना रहा है, H2 बना रहा है। तो मैं बोलूं कि CH4 का एक आयतन O2 के कितने आयतन से अभिक्रिया कर रहा है, 2 आयतन से, और CO2 का कितना आयतन बना रहा है, वो 1 आयतन बना रहा है कि नहीं बना रहा, क्योंकि ये भी किस फॉर्म में है, गैसियस, ये भी किस फॉर्म में है, गैसियस, और ये भी किस फॉर्म में, गैसियस, और ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो जो गैलुसैक आयतन संबंधी नियम वो केवल किस पे लागू होता है, गैसों पे लागू होता है, ठीक है। इसीलिए इसने H2 के बारे में बात ही नहीं की, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं। CH4 का जब एक आयतन ऑक्सीजन के 2 आयतन से अभिक्रिया करता है, आप सोचें सर आप कैसे लिख रहे हैं, देखो CH4 का कुछ नहीं दिया तो कितना मानेंगे, 1, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 दिए तो 2, CO2 का कितना आयतन बनता है, 1 आयतन बनता है। मुझे CH4 के कितने आयतन दिया है, 100 ml, तो CO2 और H2 बनते हैं, तो O2 के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। जब CH4 का 1 आयतन की आवश्यकता थी तो O2 के कितने आयतन की आवश्यकता थी, 2 आयतन की। तो जब CO2 नहीं सोची, सॉरी CH4 को जब 1 आयतन की आवश्यकता थी तो इसके कितने आयतन की आवश्यकता थी, 2 आयतन की। तो जब इसके 100 ml की आवश्यकता होगी तो इसके कितने ml की आवश्यकता होगी, 200 की। जब ये अभिक्रिया कर रहे थे तो कितना आयतन बन रहा था, CO2 का 1 आयतन। तो जब इसका 100 ml अभिक्रिया करेगा तो इसका भी कितना बनेगा, 1 आयतन, क्योंकि 1 आयतन में कितने ml दे रखे हैं, 1 आयतन CH4 का क्वेश्चन में है। हमने जब रिएक्शन बैलेंस की तो 1 आयतन आया और इसका कितना दे रखा है, CH4 का 100 ml। जब CH4 का 1 आयतन था तो O2 के कितने आयतन थे, 2 आयतन, और CO2 के कितना आयतन बन रहा था, 1, कुछ नहीं लग रहा तो 1 और लग रहा था 2। तो जब इसके 100 ml होंगे तो इसको रिएक्ट करने के लिए कितने O2 की आवश्यकता पड़ेगी, अभिक्रिया करने के लिए 200 की। और कितना आयतन O2 बनेगा, कितना आयतन CO2 बनेगा, 100 आयतन या 100 ml, क्योंकि ये 1 वॉल्यूम बन रहा था, 1 आयतन बन रहा था। इसीलिए रिक्वायर
O2 की मात्रा कितनी होगी 200, पूछ रहा है ना O2 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, और CO2 कितनी बनेगी 100 ml बनेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन, आप इसको लिख लें फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या नीट वीट के एग्जाम में, IIT में, प्रीलिम्स वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूल्स पे, जो हमने अभी 4-5 नियम जो पढ़े उनके आधार पर ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि चूने के 50 ग्राम को विघटित करने के लिए HCl के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। चूने का मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्शन लिखते हैं CaCO3। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, HCl के साथ, इसके साथ अभिक्रिया करा दें तो एक तो बनता है CaCl2 और एक बनता है H2O और एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये बैलेंस है क्या, नहीं है। यहाँ Cl कितने हैं 2 हैं और यहाँ Cl कितना है 1 है, तो क्या लगा देंगे आगे 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 2, यहाँ भी कितने हैं 2, कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3, 2 तो CO2 में और 1 H2O में, कार्बन कितना है 1, तो कार्बन कितना है 1। रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। देखो इसको कैसे करते हैं, ये पूछ रहा है कि चूने के 50 ग्राम को विघटित करने के लिए HCl के कितने उसकी द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। अब एक बात देखें, खुद ही देखें, कैल्शियम कार्बोनेट का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 100 ग्राम। कितना होता है, 100 ग्राम होता है। ठीक है, कैसे हुआ, कैल्शियम का 40 होता है, ठीक है, या द्रव्यमान या इसका भार भी बोल सकते हैं इसको, कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 48, 3 ऑक्सीजन है और 48 से 12 60 और 40 100। HCl का जो होता है वो होता है 36.5 होता है। ये कैसे हुआ, क्लोरीन का होता है 35.5 और एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक तो 36.5, यहाँ कितने हैं ये HCl 2, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसका मतलब 100 ग्राम कैल्शियम, ये रिएक्शन पे, रिएक्शन जो हमने बैलेंस किया उसके आधार पे देख रहे हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अभिक्रिया करने के लिए कितने ग्राम HCl चाहिए, 73, और 36.5 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 73 ग्राम आएगा रिएक्शन के अकॉर्डिंग, कि जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था तो HCl कितना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 73 ग्राम चाहिए। तो अगर 50 ग्राम को मुझे विघटित करना है तो HCl मुझे कितना चाहिए होगा, अरे जब 100 ग्राम था तो मुझे HCl कितना चाहिए था 73, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट 50 है तो ये कितना चाहिए होगा 50 × 73/100, इसका मतलब कितना आ जाएगा, ये 36 पॉइंट क्या आ जाएगा 5 ग्राम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि जब ये 100 था तो ये कितना था 73 रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 HCl है, और जब ये 50 होगा कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है तो उसको विघटित करने के लिए ये भी कितना, ये आधा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 73 का आधा कितना हो जाएगा 36.5, तो क्या आंसर आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। चलिए देखिए नीचे का क्वेश्चन देखिए, इसकी बात करते हैं हम लोग। देखिए ये क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करता है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा पढ़ें, कौन सा जोड़ा गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात क्या कहता है, डेफिनेशन सही हो जाएगा ये। गुणित अनुपात के नियम में कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो वो 2 तत्व बनाएंगे तो जो एक से अधिक यौगिक होंगे दोनों तत्व समान होने चाहिए, तब जैसे C और ऑक्सीजन से मिलकर बनाएगा CO और क्या बनाएगा CO2। तो गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब 2 तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा दूसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती है, और जिस तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा होती है वो एक सरल अनुपात में किसमें होती है, पूर्ण अनुपात में। तो ये तो पक्का है कि जब 2 तत्व मिलकर आपस में यौगिक बना रहे हैं तो उनमें दोनों तत्व तो समान होंगे। यौगिक का फॉर्मूला अलग हो सकता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं तो CO और CO2, तो इसका मतलब ये आप देख के बता सकते हैं ये कौन सा इसमें एग्जाम्पल जाएगा आंसर, कि कौन सा जोड़ा गुणित अनुपात नियम को निरूपित कर रहा है। मुझे पता है गुणित अनुपात के नियम में जो 2 तत्व होते हैं वो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो दोनों में दोनों तत्व क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे CO और CO2, इसमें दोनों समान है क्या, इसमें PH3 और इसमें HCl है, इसमें समान ही केवल हाइड्रोजन ही समान है। इसमें क्या हाइड्रोजन समान है, हाइड्रोजन समान है क्या, केवल सल्फर समान है। इसमें कॉपर समान है CuCl2 और CuSO4। एग्जाम्पल जो सेकेंड है उसको देखो, इसमें दोनों में ही दोनों जो तत्व हैं वो क्या समान है, PbO और क्या PbO2, जस्ट लाइक क्या CO और क्या CO2, यही तो है कि नहीं है। तो इसमें क्या Pb तो दोनों में क्या रहेगा, समान रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, स्थिर रहेगा, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, भिन्न भिन्न। तो कभी भी गुणित अनुपात के नियम पे क्वेश्चन आता है, क्या याद रखना है कि एक तत्व और जो दूसरा तत्व होगा वो आपस में संयोग करके जो यौगिक बनाएंगे उनमें दोनों तत्व समान होंगे, उनके फॉर्मूले अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वो दोनों क्या होंगे, वही होंगे। जैसे इसमें भी ऑक्सीजन और लेड होता है Pb, और ये क्या इसमें भी Pb लेड है और ऑक्सीजन क्या है, दोनों में ऑक्सीजन और Pb लेड है, केवल फॉर्मूले क्या अलग अलग, तो एक से अधिक प्रकार के यौगिक। कभी भी याद रखें
जब दो तत्वों के बारे में बात करता है तो आंसर कौन से के अकॉर्डिंग जाएगा, गुणित अनुपात के नियम, क्योंकि गुणित अनुपात के नियम में दो तत्व मिलकर एक सदिश यौगिक बनाते हैं। अगर तीन तत्वों के बारे में बात करता है तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग आंसर जाएगा, व्युत्क्रम अनुपात के नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करते हैं तो वो तत्व आपस में भी किस मात्रा में सहयोग करते हैं, एक सरल अनुपात में सहयोग करते हैं। तो जब तीन तत्वों की बात करें तो आंसर व्युत्क्रम अनुपात के नियम को याद रखना है, और जब दो तत्वों की बात करें तो उसको याद रखना है, गुणित अनुपात के नियम को क्या रखना है, याद रखना है। अगला एग्जाम्पल देखो, चलिए देखिए, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, लेकिन आप बस पढ़िएगा अच्छे से। बस ये है जो रेगुलर जो लेक्चर है उनको अच्छे से पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा। देखो, एनटीपी पर 1 लीटर ऑक्सीजन और 3 लीटर सीओ को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, के साथ रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन के पश्चात कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का आयतन कितना बचेगा या कितना होगा। इस क्वेश्चन को मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। ये क्या कह रहा है कि जब CO ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, CO2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। ये रिएक्शन बैलेंस है क्या, अरे CO लिख रहा है क्वेश्चन में, एनटीपी पर जब 1 लीटर O2 3 लीटर CO के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी, सीधी सी बात है, बनेगी। वो तो बैलेंस है क्या, इसमें तो 3 ऑक्सीजन है, 2 और 1 3, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितना लगा दो 2, और यहाँ पे भी कितना लगा दो 2, हो जाएगा क्लियर। कार्बन कितने हो जाएंगे 2, और 2 ऑक्सीजन और 2 4, तो ऑक्सीजन पे कितने हो गए CO2 2 दूनी 4, और कार्बन कितने हो गए 2, तो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अगर अपन रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें, रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो क्या दिख रहा है कि जो CO के तो कितने वॉल्यूम अभिक्रिया कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ऑक्सीजन का कितना आयतन कर रहा है 1, और CO2 के कितने आयतन बन रहे हैं 2 आयतन, क्योंकि गैसेस फॉर्म में सारी इसीलिए आयतन की बात कर रहे हैं। गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम के अकॉर्डिंग इसका हम क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। ठीक है, इसके 2 जब आप भाग ले रहे हैं 2, तो इसका कितना ले रहा है 1, और CO2 के कितने बन रहे हैं 2 बन रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि क्वेश्चन में O2 के कितने दे रखे हैं 1 लीटर, और CO के कितने दे रखे हैं 3 लीटर दे रखे हैं। तो जब CO के 3 लीटर तो दे रखा है, और अभिक्रिया में कितना CO भाग ले रहा है 2 लीटर, अकॉर्डिंग टू दिस, अगर वॉल्यूम लीटर में तो इसको भी 2 लीटर कर सकते हैं, वॉल्यूम की इकाई होती है लीटर नापने की, और इसको भी क्या कर सकते हैं 2 लीटर, क्योंकि 2 लग रहा है आगे, इसके आगे 2 और इसके आगे कुछ नहीं लग रहा, तो क्या मान लिया 1। क्वेश्चन में CO कितना दे रखा है 3 लीटर, और अभिक्रिया में कितना भाग ले रहा है 2 लीटर, तो बचा CO कितना होगा, 3 लीटर में से कितना घटा दो 2, तो कितना आ जाएगा 1 लीटर। तो अभिक्रिया के बाद कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बचेगा 1, क्योंकि अभिक्रिया में कितना भाग ले रहा है 2 लीटर, और दे मुझे कितना रखा है 3, तो 3 में से कितना घटा देंगे 2, तो कितना बचेगा 1 लीटर बचेगा। CO2 कितना बन रहा है, CO2 का आयतन कितना बनेगा या कितना होगा, कितना बन रहा है CO2 कितना बन रहा है 2 लीटर। तो क्या जवाब जाएगा कि CO2 कितना बचेगा 1 लीटर, तो क्वेश्चन में 3 लीटर दे रखा है, और जो रिएक्शन में भाग ले रहा है वो 2 लीटर, तो 3 माइनस क्या हो जाएगा 2, और CO कितनी बन रही है इस रिएक्शन में, CO2 कितनी बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड 2 लीटर, इसीलिए क्या आंसर चला जाएगा 1 लीटर तो CO और 2 लीटर क्या CO2। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 9.8 H2SO4 के द्वारा NaCl का कितना द्रव्यमान विघटित होगा यदि रिएक्शन में 12 ग्राम सोडियम और 2.75 ग्राम HCl उत्पन्न हो। तो देखो क्या कर रहा है, इसको मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। ये अभिक्रिया करा रहा है NaCl की किसके साथ करा रहा है, H2SO4 के साथ करा रहा है। ठीक है, करा रहा है। जब इन दोनों की अभिक्रिया करते हैं तो एक तो क्या बन रहा है HCl, क्वेश्चन में दे रखा है तो लिख दो, रिएक्शन लिखने का तरीका होता है HCl। इनमें से जब HCl निकल गया तो क्या बचा, Cl यहां से निकल गया और एक H यहां से निकल गया, तो H ये क्या बच गया HSO4, एक H निकल गया और यहां से Cl निकल गया, तो Na बच गया, तो ये क्या बन जाएगा NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। NaCl नहीं दे रखा मुझे, मुझे H2SO4 दे रखा है, क्या दे रखा है कितना 9.8 ग्राम। सोडियम बोल रहा है कि सोडियम कितना है, सोडियम मुझे दे रखा है कितना 12 ग्राम। सोडियम का मतलब ये कह रहा है कि किस रूप में Na+ और HSO4-, तो ये सोडियम कितना दे रखा है इसने 12 ग्राम। ये कंफ्यूज करने के लिए इसने सोडियम बोल दिया, नहीं सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलता फिर भी कितना होता 12 ग्राम, क्योंकि सबका इक्वल पार्ट है इसमें, ये भी 12 ग्राम, ये भी 12 ग्राम, ये भी ग्राम, ये भी 12 ग्राम, क्योंकि Na+ और HSO4 के रूप में, तो ये भी 12 ग्राम और ये भी 12 ग्राम के रूप में ही है। ठीक है, सोडियम बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, तब भी कितना लिखते 12 ग्राम, दे रखा है 12 ग्राम। HCl कितना दे रखा है
2.75। पूछ क्या रहा है हमसे कि NaCl का कितना द्रव्यमान विघटित होगा, तो होगा क्या, मुझे पता है कौन सा नियम लगेगा इस पे। अरे कौन सा लगेगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है, इसको क्या मान लो NaCl को x, कि रिएक्टेंटों का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, प्रोडक्टों के। तो रिएक्टेंट का क्या है x, मतलब क्रियाकारकों का द्रव्यमान उत्पादों के बराबर, x प्लस क्या 9.8, और प्रोडक्टों का क्या है 12 प्लस क्या 2.75। इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 14.75, और 14.75 में से जब 9.8 को घटाएंगे तो x बराबर शायद 4.9 के आसपास आ जाएगा, आप लोग देख लेना। तो NaCl का कितना द्रव्यमान विघटित होगा, 4.9 के आसपास द्रव्यमान क्या होगा, विघटित होगा। ठीक है, ये किस पर बेस्ड था, द्रव्यमान संरक्षण। रिएक्टेंटों के द्रव्यमान को बराबर कर दो, प्रोडक्टों के द्रव्यमान को बराबर कर दो। जिसका नहीं दे रखा उसको x मान लो, इसको इसमें से घटा देंगे तो ये इसका आ जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम पर ये आधारित है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन देखो, आप लोग खुद देखें लास्ट वाले को। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट वाला कह रहा है कि HCl पेट में उत्पन्न होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, कहते कि नहीं कहते HCl को, पेट में उत्पन्न होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, MgOH का ऑल्टो 10th क्लास में भी दे रखा होता है। ये इसकी अम्लीयता को दूर करता है, क्योंकि बेसिक होता है, OH आयन देता है और ये H+ देता है, उसकी इसकी एसिडिटी को, ये अम्लीय होता है तो उसको डालते हैं तो इसकी अम्लीयता को क्या करता है, कम कर देता है, के द्वारा उदासीन किया जाता है। तो पेट के इस अम्ल के 1 मोल को उदासीन करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। देखो कर सकते कि नहीं कर सकते, अरे कर सकते हैं भाई। क्या करो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये पूछ रहा है कि HCl पेट में उत्पन्न हो रहा है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को मैं कितना इसका मतलब वो लूं, बाहर के इसके HCl को जो क्या कर दे, इसके 1 मोल को क्या कर दे, विघटित कर दे। तो देखो क्या करें, देखो इसकी रिएक्शन लिखो। सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, पेट में कौन उत्पन्न हो रहा है, HCl, इससे अभिक्रिया करेगा तो एक तो बन जाएगा क्या MgCl2, और एक बन जाएगा क्या H2। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, नहीं है। Cl यहां कितने हैं, 1 और यहां कितने हैं, 2, तो क्या लगा दो, 2 लगा दो। अगर यहां 2 लगा दोगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 तो इसमें और 2 इसमें, 4, तो यहां पे भी क्या लगा दो, 2 लगा दो। कोई दिक्कत थोड़ा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर रहा है HCl के साथ, क्योंकि पेट में HCl है और मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाला तो रिएक्ट करेगा, तो उसकी अम्लीयता को कब खत्म करेगा, जब वो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है क्षार के रूप में, बेस के रूप में, और जब क्षार अम्ल पे पड़ते हैं तो अम्लीयता को दूर कर देते हैं और क्या बना देते हैं, उदासीन, लवण बना देते हैं। ठीक है, ये सॉल्ट के रूप में होता है MgCl2, लवण कहते हैं इसको। ठीक है, उदासीन है। ये इससे अभिक्रिया कर रहा है, बैलेंस हो गई, क्योंकि यहाँ Cl कितने थे, 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो 4, ऑक्सीजन कितने 2, तो ऑक्सीजन कितने 2, मैग्नीशियम कितना है 1, तो मैग्नीशियम कितना है 1। अब देखो मुझे कि जब HCl के 2 मोल काम आ रहे थे, 2 मोल ऑफ HCl, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल काम आ रहा था, 1। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कितना मोल काम आ रहा था, 1 आ रहा था, क्योंकि यहां कितना लग रहा है 2 और यहां कुछ नहीं लग रहा, तो क्या मान लेंगे 1। जब HCl के 2 मोल अभिक्रिया कर रहे थे तो इसका कितना मोल काम आ रहा था, 1। तो ये क्या कह रहा है कि पेट के इस अम्ल के 1 मोल को उदासीन करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसकी मात्रा, द्रव्यमान पूछ रहा है इसका। तो जब ये 2 मोल काम आ रहे थे HCl, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितने आए थे, 1। तो जब इसका 1 मोल काम आएगा, इसके 1 मोल को उदासीन करना होगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल की आवश्यकता पड़ेगी, 0.5। अरे पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी भाई, पड़ेगी, क्योंकि जब 2 थे तो कितना काम आ रहा था, 1। और जब एक क्वेश्चन में 1 पूछ रहा है मेरे से दिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितना काम आएगा, 0.5। अब इसके मोल नहीं पूछ रहा है, इसकी मात्रा पूछ रहा है, इसका द्रव्यमान। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हम आगे मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ेंगे कि मोल बराबर क्या होता है। मोल बराबर होता है दिया गया भार या दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। अगर अणु है तो आणविक द्रव्यमान,
और परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान, या दिया गया भार बटे अणुभार होता है। मोल कितने दे रखे हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के 0.5, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मात्रा पूछ रहा है। मात्रा कहां से निकालेंगे हम, यहां से निकालेंगे। मैग्नीशियम आपको क्वेश्चन में देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका अणुभार होता है 58.33, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में देगा। कितने मोल आए, 0.5 मोल। कैसे आए, इसके जब 2 मोल काम आ रहे थे HCl के तो इसका 1 मोल बन रहा था, और इसके जब 1 आएगा HCl का 1 कह रहा है तो इसके कितने काम आएंगे, 0.5। तो इससे इसकी मात्रा निकाल सकते हैं। मोल बराबर दिया गया भार बटे अणुभार, या दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। मोल कितने हैं, 0.5, दिया गया कुछ है नहीं, वही तो पूछा जा रहा है। और आणविक द्रव्यमान कितना होता है इसका, 58.33। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 × 58.33, ये कुछ आ जाएगा 29 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, 29 पॉइंट कुछ की होगी, उसकी मात्रा ही पूछी जा रही है। और अगर मोल पूछे जाते तो कितने आ जाते, 0.5 मोल। मात्रा पूछी जा रही है तो मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान यानी उसकी मात्रा ही तो पूछ रहा है। और आणविक द्रव्यमान कितना क्वेश्चन में आपको देगा, 58.33, तो उसकी मात्रा आ जाएगी कितनी, 29.9 के आसपास ग्राम के पास आ जाएगी। और अगर मोल पूछता तो क्या होता है, ये 0.5 मोल होते, ठीक है। इस तरीके से हमने इसमें जो बचे हुए जो लॉ थे, गैलुसाक आयतन संबंधी नियम, व्युत्क्रमण अनुपात का नियम और गुणित अनुपात के नियम के जो एग्जाम्पल थे, और ओवरऑल जो सबके एग्जाम्पल अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। और लेक्चर को कंटिन्यू देखिए, पहले पहला लेक्चर देखिए, फिर सेकंड लेक्चर देखिए, ऐसे ऑर्डर वाइज चलना है और लिखना भी है। और हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे अच्छी तरीके से। लेकिन आप जब इसको पढ़ रहे हैं तो आप साथ में रफ में या फिर बनाना, कोई बच्चा चाहता है तो फिर बनाए, मतलब हम आपके लिए ही हैं। लेकिन आपको भाई पढ़ना, मेहनत तो करनी होगी। टीचर मेहनत कर रहा है तो आपको भी मेहनत करनी होगी, ठीक है। खुश रहिए, धन्यवाद।